हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। तो आइए देखते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को हम हिंदी में अर्ध अनुबंध अथवा गर्भित अनुबंध के नाम से जानते हैं। इसको अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स इन लॉ, सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। याद रखिएगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत एक सेपरेट सेक्शन नहीं है जिसके अंतर्गत क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। इनफैक्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट टर्म को ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत यूज नहीं किया गया है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट टर्म की जगह पे सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट टर्म का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी सेक्शन नहीं है जो उसको डिफाइन करता हो। बस ये बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करते हैं, और वो है सेक्शन 68 से 72 के अंतर्गत बताया गया। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो कि राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होता है, यानी इन्फोर्सिबल होता है। अतः बिना ठहराव के अनुबंध नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी व्यवहार में यानी प्रैक्टिकल में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जहां बिना ठहराव के ही अनुबंध हो जाते हैं। तो जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और ऐसे अनुबंध हो जाते हैं तो इन अनुबंधों को ही हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अथवा अर्ध अनुबंध कहते हैं। जनरली हम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में ये देखते हैं कि एक पार्टी ऑफर देता है, दूसरा पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, वो एग्रीमेंट बन जाता है, और अगर वो एग्रीमेंट लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल होता है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जहां पे बिना ठहराव के ही अनुबंध होता है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक ट्रांजैक्शन होता है जिसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, यानी कोई भी ऑफर, कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं होता है दोनों पार्टीज के बीच में, बल्कि लॉ जो है कुछ दोनों पार्टीज के बीच में कुछ सर्टेन राइट्स और ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देती है, कुछ अधिकार और कुछ दायित्व जो है वो निश्चित कर देती है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होते हैं। और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो पूरी तरीके से वैलिड होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का ही दूसरा कैटेगरी है। इसके अंतर्गत जो भी दायित्व उत्पन्न होते हैं वो एग्रीमेंट के थ्रू नहीं होते, यानी कि ठहराव के थ्रू नहीं होते हैं, बल्कि लॉ द्वारा होते हैं। और इन दायित्वों को हम रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। और इन परिस्थितियों को सेक्शन 68 से 72 के अंतर्गत दिया गया है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, उनका जो संबंध है वो कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है। ये जो होते हैं एग्रीमेंट के थ्रू नहीं क्रिएट किए जाते, बल्कि लॉ द्वारा इनको इम्पोज्ड किया जाता है, यानी थोपा जाता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जो ये कहता है कि नन शुड बी अलाउड टू इनरिच हिमसेल्फ अनजस्टली एट एक्सपेंस ऑफ अनदर, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अनुचित अथवा गलत तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाकर धनी बनने नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते से जा रहे हैं, आपने देखा कि एक नोटों से भरा हुआ बैग आपको मिल गया, तो वो नोट आपका नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप गलत तरीके से दूसरे को हानि पहुंचाकर धनी बन रहे हैं। आपका पैसा वो नहीं है, लेकिन आपने गलत तरीके से उसको रख लिया है, और जिस व्यक्ति ने मेहनत करके वो पैसे कमाए हैं उसका लॉस हो गया। तो लॉ ये नहीं चाहता कि किसी दूसरे व्यक्ति के जिसने वो मेहनत किया है उसको आप लॉस में डाल के खुद को प्रॉफिट में डालो। यही है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जो है बेसिकली एक डिसीजन था लॉर्ड मेंसफील्ड का। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ उनका, लॉर्ड मेंसफील्ड का, जो कि एक जज थे। इन्होंने एक केस के अंतर्गत अपना डिसीजन दिया था। केस लॉ का आप नाम याद रख सकते हैं। केस लॉ का नाम है मोसेस वर्सेस मैकफार्लैन। मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक एग्जाम्पल समझते हैं कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। राहुल जो है रास्ते में एक पर्स पाता है। यहाँ पे राहुल जो पर्स पाया है वो उसका पर्स नहीं है, बल्कि किसी और व्यक्ति का पर्स है। तो यहाँ पे राहुल और जिस व्यक्ति का पर्स है उसके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन लॉ जो है वो जिस व्यक्ति का पर्स है उसके बिहाफ पे एग्रीमेंट करता है। यानी कि यहाँ पे कुछ सर्टेन राइट्स और सर्टेन ऑब्लिगेशन जो है वो राहुल और जिस व्यक्ति का है उसके ऊपर, यानी ऐसे सिचुएशन में लॉ जो है वो राहुल और उस व्यक्ति के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन और कुछ राइट्स थोप देता है, जिसके वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे राहुल का ये जो ऑब्लिगेशन है, यानी उत्तरदायित्व है कि वो जो है ट्रू ओनर को ढूंढे और उसको ये जो पर्स है वो रिटर्न करे। इसके अलावा राहुल के पास ये अधिकार भी है कि अगर उसने उस व्यक्ति को ढूंढने में कोई भी कुछ खर्चे किए हैं तो वो भी वो प्राप्त कर सकता है।
अब आइए देखते हैं कुछ फीचर्स क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के। पहला फीचर ये दिया गया है कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो है फॉर्मल एग्रीमेंट के थ्रू नहीं होता है, बल्कि ये लॉ द्वारा इम्पोज किया जाता है। नेक्स्ट ये दिया गया है कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो भी एक राइट मिलता है, कोई भी अधिकार जो मिलता है, वो एक निश्चित व्यक्ति को ही मिलता है, न कि सभी व्यक्ति को। यानी कि हम जैसे राहुल वाले एग्जाम्पल में देखते हैं कि ये जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो भी अधिकार मिला है वो सिर्फ राहुल को मिला है, न कि सभी व्यक्ति को मिला है। नेक्स्ट है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस। गुड कॉन्शियंस का मतलब है जिसको पता हो कि वो जो कार्य कर रहा है वो अच्छा है अथवा बुरा है। नेक्स्ट है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जब भी कोई ऑब्लिगेशन यानी दायित्व क्रिएट किया जाता है तो कोई भी व्यक्ति उससे दूर नहीं भाग सकता, उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकता। जैसे कि अगर यहाँ पे राहुल वाले एग्जाम्पल में अगर राहुल के पास ये ऑब्लिगेशन है कि वो उस व्यक्ति का पर्स वापस करे, तो राहुल इस कार्य को करने से मना नहीं कर सकता। तो ये था कुछ फीचर्स क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम सर्कमस्टांसेस व्हेन क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस अराइज भी कहते हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट यानी अर्ध अनुबंध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सेक्शन 68 से लेके 72 के अंतर्गत इन परिस्थितियों के बारे में दिया गया है जहां पे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट अराइज होता है। पहला दिया है क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकेपेबल है। याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकेपेबल है, अगर आपने उसको उसकी जो आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं अगर आपने उसको प्रोवाइड कराई है तो उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 68 में ये दिया गया, वह व्यक्ति जिसने आवश्यकताओं की पूर्ति की है ऐसे असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति में से परिशोध प्राप्त करने का अधिकारी। फॉर एग्जाम्पल ए जो है बी को उसकी जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं, फॉर एग्जाम्पल रोटी कपड़ा, उसने प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे ए जो है वो बी के प्रॉपर्टी से जो भी उसने पैसा खर्च किया है वो प्राप्त करने का अधिकारी है। यहाँ पे दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। पहला तो ये कि जिस व्यक्ति को हम आवश्यकता की वस्तुएं प्रोवाइड कर रहे हैं वो इनकैपेबल हो यानी कि असमर्थ हो, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा ये कि जो हम वस्तु या जो भी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिर्फ आवश्यकता की वस्तुएं हैं यानी नेसेसरी की चीजें हो, कोई भी लग्जरी की चीजें नहीं हो। अगर यहाँ पे सपोज करिए अगर हम कार प्रोवाइड कर रहे हैं बी को, तो यहाँ पे ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इस केस में हम ये देख रहे हैं कि जो बी है वो एक ल्यूनेटिक है यानी एक पागल व्यक्ति है यानी असमर्थ है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एज पर लॉ, और दूसरा ये कि जो ए सप्लाई कर रहा है वो आवश्यकता की वस्तुएं हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी व्यक्ति ने किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता की वस्तु को दिया है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकैपेबल, तो वो व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में से जो भी उसने खर्च किया है वो प्राप्त करने का अधिकारी है। याद रखिएगा सेक्शन 68। नेक्स्ट है रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड, यानी अपने हित के लिए अन्य व्यक्ति की ओर से भुगतान कर देने के लिए परिशोध। सेक्शन 69 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ने अपने इंटरेस्ट के लिए यानी अपने हित के लिए ऐसा भुगतान किया है जिसके लिए लीगल रूप से कोई दूसरा व्यक्ति उत्तरदायी है, तो भुगतान करने वाला व्यक्ति मूल ऋणी से परिशोध पाने का अधिकारी है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिजेश जो है दीपक के घर पे किराए पे रहता है। जिस घर में वो रहता है वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो 1 साल से ड्यू है यानी पेमेंट नहीं हुआ है। तो अगर दीपक उस इलेक्ट्रिसिटी बिल का यानी टैक्स का पेमेंट नहीं करता है तो लाइट कट जाएगी। यहाँ पे ब्रिजेश भी उस घर में रहता है तो उसको ये लगता है कि उसको इस पेमेंट को कर देना चाहिए, तो ब्रिजेश ने इस टैक्स को पे कर दिया। तो यहाँ पे ब्रिजेश के पास ये अधिकार है कि वो जितना भी टैक्स उसने पे किया है वो दीपक से वो रिकवर करे। सेक्शन याद रखिएगा सेक्शन 69। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन टू पे फॉर द बेनिफिट एंजॉयड फ्रॉम नॉन ग्रेचुटस एक्ट, निःशुल्क न होने वाले कार्य का लाभ उठाने वाले व्यक्ति का दायित्व, यानी किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा कार्य किया हो, कुछ ऐसा लाभ उठाया हो जो कि निःशुल्क न हो, फ्री में न हो, तो ऐसे व्यक्ति का क्या दायित्व होगा ये बताया गया है सेक्शन 70 के अंतर्गत। तो अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी ऐसा लाभ उठा लिया है जो कि फ्री का नहीं है या निःशुल्क नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का जो दायित्व होगा वो ये होगा कि वो उस व्यक्ति को जितने अमाउंट का उसने प्रॉफिट लिया है उसको वो रिटर्न करे। फॉर एग्जाम्पल मोहित जो है एक बिजनेसमैन है, उसने गलती से रजत के घर पे कुछ गुड्स जो है वो डिलीवर कर दिया है, छोड़ दिया है। रजत ने उस गुड्स को अपना समझ के पूरा यूज कर लिया। तो यहाँ पे रजत को लॉ जो है वो बाउंड करता है कि वो मोहित का अमाउंट है वो पेमेंट करे,
क्योंकि यहाँ मोहित जो है उसने गलती से रजत के घर पे छोड़ दिया है, उसका इंटेंशन नहीं था उसको देने का। और यहाँ पे रजत जो है उसने गुड्स को अपना समझ के यूज कर लिया जो कि वो फ्री में नहीं था। तो यहाँ पे सेक्शन 70 यही कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी ऐसी चीज का लाभ उठा लिया है जो निशुल्क नहीं है यानी फ्री नहीं है, तो उसकी लायबिलिटी ये बनती है कि उसका वो व्यक्ति रिटर्न करे पैसा। यहाँ पे एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए ने बी के प्रॉपर्टी को आग से बचाया है, तो यहाँ पे ए जो है बी से कुछ पैसे प्राप्त करने का अधिकारी है, लेकिन अगर उसका इंटेंशन जो है वो ये रहा हो कि उसने फ्री में काम नहीं करना चाहता, लेकिन अगर जो ए का इंटेंशन है वो ये है कि वो बिना पेमेंट का यानी प्रेम भाव से अगर ए ने बी की प्रॉपर्टी को आग लगने से बचाया है, तो यहाँ पे ए जो होगा वो किसी प्रकार का कंपनसेशन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। यहाँ पे एक केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना होगा। केस लॉ है जादवेंद्र नारायण चौधरी वर्सेस वेस्ट बंगाल स्टेट, ईयर है 1985। जादवेंद्र नारायण जो है वो वादी हैं, वादी मतलब जिसने मुकदमा दायर किया। जादवेंद्र नारायण ने राज्य सरकार यानी कि वेस्ट बंगाल स्टेट जो है वहाँ के औद्योगिक शिक्षण संस्थान मालदा में जो कि वेस्ट बंगाल में है को बिना किसी स्पष्ट अनुबंध के एक ट्रक, ये जो जादवेंद्र नारायण चौधरी हैं इन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट को यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन था वहाँ पे इन्होंने ट्रक डिलीवर कर दिया। ट्रक की डिलीवरी उस संस्थान ने ग्रहण भी कर ली और संस्थान के जो छात्र थे उन्होंने ट्रक का उपयोग भी स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे वादी यानी जादवेंद्र नारायण जो थे उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट के विरुद्ध जो है ट्रक का भुगतान पाने के लिए वाद प्रस्तुत किया। कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिया गया कि वादी को ट्रक की धनराशि का भुगतान करने के लिए वेस्ट बंगाल की सरकार बाध्य है, यानी कि कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि वेस्ट बंगाल स्टेट है उसको जो भी जादवेंद्र नारायण चौधरी हैं उनको पेमेंट करना पड़ेगा ट्रक का, क्योंकि यहाँ पे जो भी वेस्ट बंगाल स्टेट का जो इंस्टीट्यूशन था उसने उस ट्रक की डिलीवरी भी ली और उसको यूज भी किया। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, माल पाने वाले का उत्तरदायित्व। सेक्शन 71 में ये कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का जो गुड्स है वो प्राप्त कर लिया है गलती से, तो उसको वो अपने कस्टडी में रखे और उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस गुड्स का एज अ बेली, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक निश्चित ग्रहीता की तरह उस व्यक्ति के जो माल है गुड्स है उसको अच्छे तरीके से संभाल के रखे, अपने वस्तु की तरह ही इसको सुरक्षित रखे और बाद में उसको ढूंढने का प्रयास करे और रिटर्न करे। फॉर एग्जाम्पल ए को एक एप्पल वॉच सड़क पे पड़ी मिलती है, ए उस घड़ी को उठा लेता है, यहाँ पे ए उस घड़ी का निश्चित गृहता हो जाता है यानी बेली बन जाता है। यहाँ पे ए को कोशिश करना चाहिए कि वो ट्रू जो ओनर है जो उसका असली मालिक है उसका पता लगाए और उसको घड़ी को रिटर्न करे। नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑफ द पर्सन टू हुम मनी इज पेड और थिंग इज डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्सन। सेक्शन 72 ये कहता है कि जिस व्यक्ति को गलती अथवा उत्पीड़न के अंतर्गत धन अथवा वस्तु दे दी गई है उसे वो धन अथवा वस्तु वापस लौटाना पड़ेगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को गलती से कोई वस्तु अथवा जो पैसा है वो डिलीवर कर दिया है, तो जिस व्यक्ति को वो डिलीवर दिया है उस व्यक्ति का ये उत्तरदायित्व होता है कि वो उस वस्तु या मनी को रिटर्न करे। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दोनों को ज्वाइंटली जो है 10,000 जो है सी को देना था। ए ने अकेले ही 10,000 रुपए सी को दे दिए। बी को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, तो बी ने भी सी को 10,000 रुपए दे दिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बी ने गलती से सी को 10,000 रुपए दे दिए क्योंकि उसको इस बारे में जानकारी नहीं थी कि ए ने पहले से ही पेमेंट कर दिया है। तो यहाँ पे सी जो है इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये बी को पैसे वापस करे क्योंकि बी ने गलती से ये अमाउंट उसको दे दिया है। तो ये था सेक्शन 72। अब याद रखिएगा कि सेक्शन 68 से 72 के अंतर्गत सारे सर्कमस्टांसेस के बारे में दिया गया है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।